विशेष करके आज हमारा सिक्किम के लिए फिर एक ऐतिहासिक दिन है। संपूर्ण ट्रेडर्स और सिक्किम के लोकल पीपल के तरफ से सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब जो हमारे प्रेम सिंह गोले साहब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। चाइना ने अचानक से भारत के सारे दरवाजे खोलने शुरू कर दिए, हमारे साथ ट्रेड बाय रोड शुरू कर दिया और ये शुरू हुआ है कल से 1 अगस्त से। इतनी मेहरबानी क्यों? कुछ तो गड़बड़ है और इसके ऊपर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं मोदी जी वही गलती तो नहीं कर रहे जो कांग्रेस ने 2006 में करी थी चाइना को लेकर। क्योंकि रीजन है 6 साल के बाद जो बर्फीली जो पहाड़ियां हैं उसमें खामोशी थी, वो खामोशी खत्म की जा रही है। दोस्तों, दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिक आज भी हिमालय में बंदूकें लेकर वहां पे खड़े हैं, लेकिन अचानक से जो पूरा का पूरा बॉर्डर है वहां पर लोहे के गेट खोल दिए गए 1 अगस्त को, यानी कि कल, और भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर के ऊपर ट्रेड है वो फिर से शुरू कर दिया गया। मैं आपको शर्त लगा सकता हूं, ये ट्रेड के बारे में बात है ही नहीं, क्योंकि जो चाइना है, चाइना का डीएनए मैं समझता हूं क्योंकि मैं चाइना में रहता हूं। ये चाइनीज वे है अलतकिया का। चाइना एक बहुत डेंजरस गेम हमारे साथ खेल रहा है और हम भी चाइना के साथ एक डेंजरस गेम खेल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो चाइना को भारत से और मोदी जी से चाहिए, वो भी अभी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या चाहिए और आगे क्या होने वाला है और ये रास्ता खुला क्यों है और क्या भारत एक उसमें गेम में फंसा जा रहा है जो चाइना ने शुरू करी। 2 पास, नथुला एंड लिपुलेख, ये दोनों दरवाजों के अंदर से अब ट्रक जो है उनकी दोनों तरफ से आने जाने शुरू हो गए। नथुला में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी थी, लेकिन अब वो चालू हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा बोल रहा है ये हमारी कूटनीतिक जीत है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं ये एक गलत चीज है जो हमारा मीडिया बता रहा है, क्योंकि जो बर्फ है चाइना और भारत के बीच में वो अभी पिघली नहीं है। ये कोई पीस का एग्रीमेंट भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल चेस है जो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ वो खेलती जा रही हैं, और असली जो वॉर है वो अब शुरू होने वाला है। ये कोई फिजिकल वॉर या मिलिट्री का वॉर नहीं, ये डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड ट्रेड का वॉर है जो तीनों कंबाइन होकर दोनों कंट्रीज खेल रही हैं। इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा। मैं गलवान घाटी में 2020 में क्या हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, ये कर रहा हूं 2025 में, 1 साल पीछे। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अचानक से भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा एग्रेसिव कदम उसने उठाना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन ने भारत से जो इंपोर्ट हो रहा था अमेरिका के अंदर उसके ऊपर भारी टैरिफ लगा दिए। हमारा कसूर सिर्फ एक था कि हम अपनी शर्तों पर इंडियन रुपी में हम रूस से सस्ता तेल हम खरीद रहे थे। अमेरिका का जो डॉलर है उसने डॉलर को हथियार बनाकर हमारे खिलाफ हमें डराना शुरू कर दिया और चलाना भी शुरू कर दिया। क्या बोला? रशिया को डॉलर के सिस्टम से बाहर निकाल दिया और हमें बोलता है कि अगर रशिया से तेल खरीदना है तो डॉलर में खरीदिए। वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि और इसलिए हम भी डरे नहीं। हमने क्या किया? साउथ ब्लॉक के अंदर जो मोदी जी बैठे हैं उन्होंने एक ऐसा पलटवार किया जिसके कारण अमेरिका की पूरी सोच और स्ट्रेटजी वो दोनों को हमने हिला के रख दिया। अमेरिका ने सोचा नहीं था कि कभी हम ये काम करेंगे। उसी महीने में प्रधानमंत्री मोदी अचानक चीन पहुंच जाते हैं। मुद्दा यह था या बहाना यह था कि एससीओ की मीटिंग है, वहां पे मोदी जी चले गए, लेकिन असली खेल वो हुआ बंद कमरे के अंदर, जहां पर मोदी जी और शी जिनपिंग दोनों बीच में बैठकर बात कर रहे थे। उस एक मुलाकात ने जियोपॉलिटिक्स की पूरी जो डायरेक्शन है उसे बदल के रख दिया। उस दिन के बाद से दोनों देशों के बीच आप देखिए कि डिप्लोमेटिकली हमारी कोई लड़ाइयां हो नहीं रही, हम दोनों एक ही पेज पे हम काम कर रहे हैं। दोनों के बीच में जो बिजनेस के रास्ते हैं वो चुपचाप से उसने खुलना शुरू कर दिया। और अगर डाटा देखेंगे तो आपको प्रूव करेगा एक चीज, पिछले 1 साल में जब से मोदी जी शी जिनपिंग को मिलकर आए हैं, भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड है वो आसमान को छूने लगा है। उसकी वजह यह है, एक तो ये कि जो चाइना है उसका इंटरनल हालत वो बहुत ज्यादा बुरी हालत है। चीन अंदर से टूट रहा है, उसका रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह से वो क्रैश हो चुका है। जो अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर है वो हिस्टोरिकल लेवल पर है, 40% अनएम्प्लॉयमेंट है चाइना के अंदर। डिफ्लेशन उनकी जो इंटरनल इकोनॉमी है उसको खा रहा है। यहां पर जो प्राइसेस हैं आज की डेट में मार्केट के अंदर चाइना में, वो 2020 में जो प्राइसेस थी उससे भी 50% वो नीचे हैं। बचने के लिए बीजिंग को एक खतरनाक योजना बनानी पड़नी थी और उन्होंने बना भी लिया। चाइना ने क्या किया? चाइना की जो खतरनाक योजना है वो ये थी कि पहले 2-3 साल पहले चाइना ने पूरी दुनिया का जो रॉ मटेरियल था उसे खरीदना शुरू कर दिया। उसके बाद स्टॉक किया 2-3 साल के लिए, यानी कि 3 साल पहले इन्होंने रॉ मटेरियल पूरी दुनिया का खरीदकर अपने जो भंडारे हैं वो भर लिए। फिर उसी रॉ मटेरियल को लेकर इन्होंने एक काम किया, जब दुनिया में प्राइसेस रॉ मटेरियल की बढ़नी शुरू हो गई, उस बीच में इन्होंने उस रॉ मटेरियल से अपनी ईवी की गाड़ियां, सोलर पैनल, स्टील के जो पहाड़ हैं वो खड़े करने शुरू कर दिए। और इस चीप माल को इन्होंने यूरोप और अमेरिका के बाजार में इन्होंने बेचना शुरू कर दिया ताकि उनकी जो मार्केट है वो डूब जाए। ये बहुत बड़ा एक खतरनाक प्लान था, इसलिए वेस्ट जो था वो चाइना से घबरा गया। पिछले 12 महीने में अगर आप अमेरिका और यूरोप को देखेंगे, उन्होंने अपने दरवाजे चाइना के लिए बंद कर दिए। उन्होंने चाइनीज माल के ऊपर 100% का टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। चीन की जो योजना थी वो फेल हो गई। उसकी फैक्ट्रियों को अब माल तो बना है लेकिन बेचने के लिए कोई मार्केट था नहीं। इसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ओवर कैपेसिटी। लेकिन अब चीन की फैक्ट्रियां अगर बंद हो गई
तो होगा क्या? करोड़ों लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे। ऑलरेडी वहां पर बेरोजगारी 40% को है। अगर ये फैक्ट्रियां भी बंद हो गई तो मतलब कि 80% लोग बेरोजगार होकर घर बैठ जाएंगे, और घर नहीं बैठेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ सड़कों के ऊपर वो बगावत शुरू कर देंगे। उसका रीजन है, कम्युनिस्ट पार्टी ने 30-40 साल पहले इनको एक मौका दिया। अगर आपको फ्रीडम चाहिए, आप गरीबी में रहिए। अगर आपको अमीरी चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तो आप अपनी फ्रीडम को छोड़ दीजिए, हम आपको जॉब्स लेकर देंगे। और अगर आज वो जॉब्स लोगों के पास नहीं आती तो लोग क्या बोलेंगे? आपने प्रॉमिस किया था, एक ट्रेड किया था हमारे साथ, आप हमें जॉब्स नहीं दे रहे, तो एक काम कीजिए, हमें फ्रीडम दे दीजिए, हम डेमोक्रेसी में वापस जाएंगे। ये डेथ वारंट है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। तो चाइना को इमीडिएटली एक बहुत बड़ी मार्केट की जरूरत थी, और दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा कंट्री है या बाजार है जो उस वैक्यूम को फिल कर सकता है, वो है भारत। यही वजह है कि चाइना ने अचानक से जो बॉर्डर है उसके गेट खोल दिए, लेकिन वो भी कहां पर? नथुला। दोस्तों, नथुला पास कोई आम रास्ता नहीं है, यह पुराना सिल्क रूट का रास्ता है। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। किसने? लहड़ू जी ने बंद किया था, और उसी के वंशज राहुल गांधी ने 2006 में इस रास्ते को चुपके से खोल भी दिया। 2006 सरकार थी कांग्रेस की। सोचिए, जो रास्ता 1962 में इनके नाना श्री ने बंद किया था उसे अचानक से खोल दिया गया, और उसके खुलते ही जो चीप सस्ता मटेरियल है, बना हुआ सामान, वो भारत में आना शुरू हुआ, और हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को वो खा गए। अब आते हैं 2020 में। मोदी जी को मौका चाहिए था इस रास्ते को बंद करने का। गलवान के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद हमने इस रास्ते को बंद कर दिया। अब 6 साल ये रास्ता बंद रहा। अब 2026 में ये रास्ता दोबारा से खोला जा रहा है। क्या जो राहुल गांधी ने 2006 में गलती करी थी, हम 2026 में दोबारा से करने वाले हैं? इसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों, ये जो रास्ता है, ये दोनों कंट्रीज के बीच में एक धोखे का बैरोमीटर है। वो कैसे? क्योंकि आप टाइमिंग देखिए, अगस्त के महीने में ही इसको क्यों खोला गया है? क्योंकि अगले महीने सितंबर में भारत में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। भारत चेयरमैन है या उसको होस्ट कर रहा है। शी जिनपिंग दिल्ली आने वाले हैं। चीन के जो राष्ट्रपति हैं उसके दौरे से 1 महीने पहले 6 साल बाद इस रास्ते को खोल दिया गया। यह एक डिप्लोमेटिक दिखावा है। यह है चाइना का अलतकिया करने का तरीका। रीजन है एक और चीज, सितंबर की जो ब्रिक्स की मीटिंग है, शी जिनपिंग यहां पे आ रहे हैं, उससे पहले जो किया उसका रीजन एक और भी है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा एक धमाका, इकोनॉमिक धमाका वो होने वाला है ब्रिक्स के अंदर। चाइना और भारत दोनों मिलकर डी डॉलराइजेशन का जो अगला स्टेप है उसे शुरू करने वाले हैं। हम लोग अपनी अपनी करेंसीज में काम करेंगे, डॉलर से बाहर निकलकर। ये अमेरिकन डॉलर के बिना व्यापार करने का जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, उसके कारण हम अमेरिका का डी डॉलराइजेशन बहुत तेजी से कर पाएंगे। बॉर्डर ट्रेड खुलना उसी सिस्टम का पहला एक टेस्ट है। अगर यहां पर गर्मी सर्दी ठंडी हो गई, जिसको बोलते हैं बर्फ पिघलनी शुरू हो गई, तो ये सिस्टम ये भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये जो दिखावा है ये अमेरिका के लिए भी है, कि एक संदेश है जो हम अमेरिका को भेज रहे हैं कि अगर भारत को या चाइना को वॉशिंगटन ने तंग करने की कोशिश करी तो हम आपस में ट्रेड कर लेंगे, हमें तुम्हारी मार्केट की जरूरत नहीं है। दूसरा, भारत ने भी एक मैसेज भेजना था, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, ना थे, ना है और ना ही रहेंगे। हम अपनी टर्म्स कम करेंगे। अगर तुमने हमें दबाव में डालने की कोशिश करी तो हम चाइना के साथ हाथ मिलाकर अपना काम कर लेंगे। ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, तुम्हारे इशारों के हिसाब से नहीं चलेगी। हमारा भी तरीका था अमेरिका को मैसेज भेजने का। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हम चाइना को ट्रस्ट कर सकते हैं? और क्या भारत चीन के जो भारत है वो क्या चीन के इकोनॉमिक जाल के अंदर क्या हम फंस तो नहीं जाएंगे? अब इसके ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो बोल रही है हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बट यही तो ऑपोजिशन है जिन्होंने दरवाजे 2006 में बंद खोले थे और आज बोल रहे हैं इस दरवाजे को खोलना मत, भारत के लिए नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो विपक्ष हमारा ऑपोजिशन है, इसे जियोपॉलिटिक्स की समझ नहीं है। साउथ ब्लॉक के अंदर जो मोदी जी बैठे हैं, वहां पे जो स्ट्रेटेजी मेकर्स हैं वो बहुत ही डेंजरस गेम वो खेल रहे हैं। चाइना भी एक डेंजरस गेम खेल रहा है, हम भी एक डेंजरस गेम चाइना के साथ खेल रहे हैं। हमने क्या किया? जो गलती राहुल गांधी ने करी थी हम वो नहीं कर रहे। हमने चाइना के लिए रास्ते तो खोल दिए, लेकिन अपनी एक शर्त रखी है। वो शर्त क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन वो भारत में शिफ्ट हो रहे हैं। एप्पल, सैमसंग, बड़ी बड़ी कंपनियां वो भारत के अंदर फैक्ट्रियां लगा रही हैं, लेकिन भारत को इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए हमें सस्ते पुर्जे चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हमने बड़े पैमाने पर जो रॉ मटेरियल चाहिए या सस्ते पुर्जे चाहिए हम चाइना से खरीद रहे हैं। हम रेडीमेड मटेरियल चाइना से नहीं खरीदेंगे, ये हमारी पहली शर्त है। नाउ यही है जो कांग्रेस ने किया था। रिमेंबर, राहुल गांधी ने रास्ता खोल दिया 2006 में, और जब मोदी जी मेक इन इंडिया लेकर आए, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था मेक इन इंडिया चल ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि हम चाइना को हम बीट कर दें। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी रास्ते सारे खोले हुए थे। मोदी जी इसलिए उस गेम को समझ गए, हमने काम उल्टा करना शुरू कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम सस्ते में जो रॉ मटेरियल है, जो इंटरमीडिएट जो कंपोनेंट्स होते हैं, हम सिर्फ वो खरीद रहे हैं। रेडीमेड मटेरियल चाइना से बनकर भारत में नहीं आएगा। और हम क्या कर रहे हैं? उन पुर्जों को ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर हम अपनी फैक्ट्रियों को हम चला रहे हैं। उसके बाद मेक इन इंडिया के अंडर हम सारे रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, यहां पर उसको असेंबल करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाकर उसके ऊपर मेक इन इंडिया की ठप्पा लगाकर हम दुनिया भर में, यानी कि अमेरिका और यूरोप में हम बेच रहे हैं।
अब आप बोलेंगे कि अगर रॉ मटेरियल हम चाइना से लेकर भारत में लेके आ रहे हैं और अमेरिका और यूरोप में बेच रहे हैं, तो चाइना ये काम डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अमेरिका और चाइना और यूरोप ने मिलकर चाइना की जो रॉ मटेरियल है, अगर उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा होगा, ठप्पा लगा होगा, तो वो खरीदते नहीं है, उसके ऊपर टैरिफ है। लेकिन मेक इन इंडिया के ऊपर अगर प्रोडक्ट जाएगा तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं है, हमारे पास फ्री पास है ना। ये है चाइना के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा। लेकिन मैं देखता हूं ये हमारे मुंह के ऊपर भी ये तमाचा है। आज 10-12 साल के बाद मोदी जी ने पीएलआई स्कीम दे दिया, R&D के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दे दिए, उसके बाद भी हमारी इंडस्ट्री क्या बोलती है, हमें यहां पे मैन्युफैक्चर करने की जरूरत क्या है? ऑलरेडी वहां से रॉ मटेरियल लिया, यहां पर असेंबल किया, ठप्पा लगाया मेक इन इंडिया का, और गवर्नमेंट से सब्सिडी ले लिया, लेकिन यहां पर हमने कोई भी चीज को हमने कवर नहीं किया है। बट इस चीज को पूरा मैं एक अलग वीडियो में मैं कवर कर चुका हूं, दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, चाइना ने हमें अपना बाप बना लिया, हमने इनको अपना गधा बना लिया। गधा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमें मालूम है कि चीन की इकोनॉमिक मजबूरी है और हम उस मजबूरी का हम फायदा उठा रहे हैं, और वो हमारी मजबूरी का भी फायदा उठा रहे हैं। हम चाइना को क्या बोल रहे हैं कि भाई आप अपना रॉ मटेरियल हमें सप्लाई कीजिए, यानी कि हमने पहले बोला आपको, चाइना को हमने अपना गधा बना लिया, यानी कि इनसे रॉ मटेरियल ढोकर हम भारत में लेके आ रहे हैं, वो हमारा रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया है। अमेरिका और यूरोप वो चाइना के फाइनल प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे, हम ये काम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम इनका रॉ मटेरियल लेकर दुनिया भर को मटेरियल बनाकर आगे सप्लाई कर रहे हैं, और चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग की डोमिनेंस है उसे हमने खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जुआ भी है। हम अब आते हैं ये जुआ कैसे है, और क्या मोदी जी वही गलती कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने करी थी, कि अगर तो भारत ने इस पूरे ट्रेड को सही से कंट्रोल कर लिया तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? जो चाइनीज रॉ मटेरियल नहीं, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं या मटेरियल है, वो हमारे जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसको तबाह कर देगी। दूसरा, अगर हमारी कभी भी बॉर्डर के ऊपर कोई भी गर्मी सर्दी चाइना के साथ हो गई, तो वो क्या करेगा, वो इस रॉ मटेरियल्स को भेजना बंद कर देगा, और हमारी फैक्ट्रीज उसी वक्त वो बंद होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत बड़ा जुआ है कि अगर तो हम जीत गए, अगर हमने अच्छी तरह से खेल लिया, तो हम चाइना के रिसोर्सेज को अपना एक यूज कर अपना इंडस्ट्रियल एम्पायर हम खड़ा कर सकते हैं। ये एक जुआ है जो इधर भी जा सकता है और इधर भी, और किधर जाएगा ये वक्त बताएगा।